लो भैया, सुपर टेक हो गया दिवालिया। 25,000 लोगों को जिनको फ्लैट मिलने थे वो सड़क पे आ गए। अब उनके पैसे का क्या होगा क्या नहीं होगा, गॉड नोज़। NCLT में चली गई ये कंपनी। अब वो कह रहे हैं कि हम अपील करेंगे, बट 25,000 लोग सड़क पे आ गए। तो इससे कुछ सीखा कि बस ये भी अखबार में पढ़ के साइड में रख दिया दुखी होकर के? लर्न समथिंग फ्रॉम दीज इंसिडेंट्स, कुछ सीखिए इन घटनाओं से। NCLT में जाने वाली कंपनियों के नाम बताऊंगा तो सारी कंपनियां बहुत ही बड़े लेवल की रहीं। सुपरटेक, आम्रपाली, JP, इंपीरियल गोल्फ एस्टेट, एमरल्ड लैंड, जिसमें कि ILFS और ब्रैक कैपिटल जैसी कंपनियों का पैसा लगा था। लुधियाना में ये कंपनी दिवालिया हुई। आयरियो के कई प्रोजेक्ट गुड़गांव में हैं, इधर हैं, ट्राई सिटी में हैं, पंचकुला में है, मोहाली में है, ये सब कंपनियां दिवालिया हुई। तो इनकी खबरें पढ़ के बस नाश्ते के बाद अखबार फोल्ड करके रखने से काम नहीं चलेगा। समझिए और सीखिए कि इनसे बचने का उपाय क्या है। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात, रेडी टू मूव खरीदा करो ना भाई, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदो। रेजिडेंशियल में आप हमेशा रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदिए। कभी कभी ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टियाँ रीसेल में मिलती हैं, तो क्या प्रॉब्लम है यार? बैठे हैं ना हम लोग, डीलर लोग, आपको दिलाएंगे रेडी टू मूव जो रीसेल में, उसके पेपरों की ड्यू डिलिजेंस करना हमारा काम है। कम से कम उसमें चाबी ताला तो मिल जाता है यार। मैं मानता हूँ कि कोई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी थोड़ी सी पुरानी हो सकती है, उसमें थोड़ा बहुत वाइट वॉश या थोड़ा बहुत काम कराना हो सकता है। तो वैसे ही कौन सा है जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं वो आपको ऐसी कंडीशन में बिल्डर हैंड ओवर कर देते हैं कि उसमें आपको कोई काम नहीं कराना पड़ता। 90% प्रॉपर्टी जब आपको हैंड ओवर होती है तो उसमें आपको 2-2.5 लाख का काम करना पड़ता है। तो पहला स्टेप है रेडी टू मूव में जाइए। अगर रेडी टू मूव में नहीं कोई आपकी पसंद की ऑप्शंस उस नज़दीक एरिया में नहीं मिल रही है तो नियरिंग पोजीशन, जो प्रॉपर्टी 2 महीने 3 महीने के अंदर आपको लगता है कि हाँ ये पोजीशन ऑफ़र कर देंगे, फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है, फिनिशिंग कंप्लीट होने के बाद कहीं छोटा मोटा माड़ा मोटा मतलब निक्की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर वो चीज़ें पेंडिंग हैं और प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, 90% ये भी रीसेल में मिलती है। क्योंकि जो रेडी टू मूव स्टेज तक जाते हैं बिल्डर, तब तक उनके फ्लैट बिक चुके होते हैं, तो वो इन्वेस्टर की प्रॉपर्टी होती है, वो खरीदिए। तीसरी बात है भैया, जो भी पेमेंट करो वो वाइट की करो। जो कैश वाला कंपोनेंट है अवॉइड करो बिल्डर्स को देना। और बहुत सारे बिजनेस हैं, एग्रीकल्चर लैंड खरीदो, वहाँ एडजस्ट हो जाता है। अब ये एक कटु सत्य है, उसको मतलब बोलने ही पड़ता है मजबूरी में। वाइट का पैसा दीजिए ताकि जब आप क्लेम सबमिट करें NCLT में जाने के बाद, या जब आप कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करना पड़े, तो आप अपना अमाउंट तो दिखा पाओ टोटल। क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल NCLT में अगर आप क्लेम सबमिट करते हो, जो भी आपका क्लेम होगा वो पूरा नहीं मिलता है। बैंक सेट ऑफ करने को तैयार होते हैं। मान लीजिए बैंक का 400 करोड़ का लोन है, बैंक कहता है NCLT में IRP को, जो रिजोल्यूशन प्रोवाइडर होता है, क्योंकि आपको बैंक के साथ बैठा दिया गया है, अमेंडमेंट करके इतना तो किया है कि आपको फाइनेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में ले आए हैं वो लोग। लेकिन भैया मजाक है सब कुछ। इस कानून के अगेंस्ट में एक मुहिम चलाओ, सरकार तक ये बात पहुँचनी चाहिए। बैंक क्या करता है, 400 करोड़ के लोन को 200 करोड़ में सेटल कर लेता है, कभी कभी 100 करोड़ में, क्योंकि वो उनका बैड डेप्ट है, उनकी किताबों में बैड डेप्ट है, उनकी नौकरियां उनकी जा रही हैं उस चक्कर में, तो कहते हैं यार ख़त्म करो इसको। तो अगर उसने 400 करोड़ का 100 लिया है तो आपका भी जो 50 लाख था उसके बदले अब आपको 12.5 लाख ही मिलना है। तो जितना हो सके वाइट में पेमेंट करो। लोन, जब भी कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट करनी है, लोन बहुत सोच समझ के लीजिए। लोन लीजिए नेशनलाइज बैंकों से, और ज़रूर लीजिए। अगर बिल्डर के प्रोजेक्ट में लोन नहीं मिल रहा है, आपका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं है, मतलब वहाँ 2 मिनट मत बैठो, बाहर निकलो। जो उनका स्टाफ है, सेल्स स्टाफ है, बहुत एक्सपर्ट होता है, वो ये तक कह देता है सर बुकिंग करा लो, हमारी फाइल गई हुई है, थोड़े दिन में लोन पास हो जाएगा। बाई चांस लोन नहीं पास होगा तो बुकिंग अमाउंट के लिए चक्कर काटते रह जाओगे। अगला जो प्रिकॉशन है लोन के मामले में, एक सबवेंशन स्कीम चलती है। नेवर गो फॉर सबवेंशन स्कीम। बिल्डर ये कहता है सबवेंशन में कि आपकी EMI मैं दूंगा, 4-5 EMI दे भी देता है, बाद में बंद कर देता है। लोन तो भैया आपके नाम पे हुआ है, बिल्डर ने EMI देनी बंद कर दी, उसके बाद आपको EMI देनी पड़ेगी, नहीं तो सिबिल आपका ख़राब होगा। अगला प्रिकॉशन है कि जस्ट इंश्योर कि बिल्डर के नाम पे ज़मीन पूरी रजिस्टर्ड है। ऐसा ना हो कि उसने बयाने में, पावर ऑफ अटॉर्नी में, म्यूचुअल डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत ऐसी चीज़ों में ज़मीन उठा रखी हो। ऐसी ज़मीनें कभी भी फुर्र हो जाती हैं और उसके बाद कस्टमर ऐसे उल्लू की तरह से घूमता रहता है कि मैंने प्लॉट लिया था पांडे जी, पैसा नहीं मिल रहा, अब क्या करूं? तो क्या करूं क्या? जाओ कंज्यूमर कोर्ट, लगाओ चक्कर, लगाओ वकीलों के चक्कर, और बस उसके बाद थोड़े दिनों बाद कंपनी NCLT में चली जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, कंपनी भी दिवालिया, आप भी दिवालिया। और आप ये चेक करो कि बिल्डर ने उस प्रोजेक्ट में फंडिंग तो नहीं करा रखी। सबसे क्रूशियल पॉइंट है NCLT से पहले वाला,
जब कोई बिल्डर तैयारी करता है आपकी, अब हमको जाके अपने आप को डिक्लेयर करना है, सबसे पहले वो बैंक से फंडिंग करा लेता है, प्रोजेक्ट फंडिंग, जिसमें 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। ये जो सुपरटेक है, इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें उनकी 450 करोड़ की फंडिंग थी, पैसा नहीं वापस आ रहा था, बैंक के पास और कोई उपाय नहीं था, वो NCLT में जाके क्लेम ठोक दिया। बिल्डर आया, वो बोला साहब मेरे पास तो है नहीं, जयराम जी की। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि अगर आप होम बायर हो तो कुछ होम बायर्स को बिल्डर ही तैयार करता है कि आप जाके हमारे अगेंस्ट NCLT में केस फाइल कर दो। पहचानो उन बिल्डर्स के पाले हुए, वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा, और उनको रोको। NCLT में एक बार कोई चला गया और क्लेम ठोक दिया और कंपनी आके वहाँ खुद को डिक्लेयर कर देती है, उसके बाद ये जो प्रोसेस है IRP अपॉइंट होने वाला और ये जो लंबा प्रोसेस चलता है, उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिलता। पहले ये लोग ये मिसगाइड करते हैं कि अब प्रोजेक्ट को हम लोग खुद चलाएंगे। अरे भैया, खुद कहाँ से चलाओगे जब तुम्हारा पैसा ही नहीं वापस मिलना? तो मिलेगा भी तो बहुत नॉमिनल अमाउंट वापस मिलेगा। तो ये प्रिकॉशन जरूर लो कि पहली रेमेडी NCLT में अननेसेसरी नहीं। अब कोई बैंक चला ही गया है तो आपको फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर, आपकी मजबूरी है, यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट से एनीथिंग। आप अपना क्लेम फटाफट सबमिट करो ताकि क्लेम के बेस में आपको फाइनेंशियल क्रेडिटर में डाला जा सके। क्लेम सबमिट करने में इवन जिनको पोजीशन मिल गया है और जिनकी रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं, उनको भी अपना क्लेम सबमिट करना है, बेशक वो क्लेम नील हो। जैसे आप इनकम टैक्स में नील रिटर्न फाइल करते हैं, वैसे आपको NCLT में क्लेम सबमिट करना है। क्योंकि अगर आपको पोजीशन हो गया और आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई है तो आपका वो फ्लैट आपका नहीं है, वो अभी NCLT जो नया डायरेक्टर आया है, जो IRP अपॉइंट हुआ है, जिसने पूरी मैनेजमेंट अपने कंट्रोल में ली है, तो जो भी जजमेंट आएगा उस जजमेंट के हिसाब से उस फ्लैट का फ्यूचर डिसाइड होगा। तो पोजीशन इज़ नॉट द ओनरशिप, इधर इट शुड बी रजिस्टर्ड, अदरवाइज आप अपने क्लेम जरूर सबमिट करो। और लास्ट पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की ऑक्शन की हुई लैंड है जो बिल्डर्स को दी जाती हैं ऑक्शन में, उन लैंड्स के प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने से पहले ज़रूर जाके चेक करो कि क्या वो बिल्डर उस अथॉरिटी की, सपोज़ नोएडा अथॉरिटी की लैंड है तो नोएडा की अथॉरिटी में जाके चेक कीजिए, RTI लगाइए या खुद जाके पर्सनली चेक कीजिए कि वेदर बिल्डर अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स है उसको टाइम से दे रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है बिल्डर डिफ़ॉल्ट कर रहे होते हैं, अथॉरिटी उनको टाइम दे रही होती है क्योंकि अथॉरिटी को तो ब्याज मिलना है, लेकिन भैया तुम्हारे तो ज़िंदगी भर की पूंजी चली जाएगी। तो आप जाके चेक करो कि बिल्डर टाइमली पेमेंट कर रहा है कि नहीं, और उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करो जिसमें 70-80% लैंड की पेमेंट एटलीस्ट हो चुकी है। क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स में SBI फंडिंग नहीं करता, लोन नहीं देता। मेरे एक दो दोस्त हैं, वो इंटेलिजेंट बायर थे, उन्होंने जाके जब पता किया तो उन्होंने कहा पांडे जी, इससे तो अच्छा है कि हम ऐसे बिल्डर के प्रोजेक्ट में लैंड ले लें जिन्होंने किसान से ज़मीन खरीद के प्रोजेक्ट पास कराया और वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी प्रॉपर्टी इन दोज प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे अथॉरिटी से लैंड मिली है। क्योंकि अथॉरिटी सरकारी अफसर है, उनका पर्सनल किसी का कोई लेना देना नहीं, सब अपनी नौकरियाँ कर रहे हैं, रेरा वेरा सब, मतलब ये सब नाटक है, कोई प्रॉपर एक्शन नहीं होता। जब भी कोई ऐसी सीरियस कम्युनिकेशन होती है, अब सुपरटेक में है तो रेरा क्या कर रहा है, रेरा सब कुछ मॉनिटोरियम में चला जाता है। इवन कंज्यूमर कोर्ट के जजमेंट्स, इवन नेशनल कमीशन में चलते हुए मुकदमे, एवरीथिंग गोज इन मॉनिटोरियम, कॉमा, कुछ नहीं होता, साइनेडाई हो जाता है केस। साइनेडाई कि मतलब ये डाई वर्ड आ गया ना वहाँ पर, साइनेडाई, साइन करके डाई कर दिया उसको, इसका मीनिंग कुछ और होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये सब प्रिकॉशन पहले लो यार। ज़िंदगी भर की कमाई हुई पूंजी 1 करोड़ 1.5 करोड़ की आप सारा सब कुछ मिल करके आप लोग पूरा फैमिली बैठ के इकट्ठे होकर पैसे इकट्ठे करती है और ऐसी जगह लगा देती है जहाँ पे बाद में फिर आप घूमते रहो। तो बहुत प्रिकॉशन लीजिए। अथॉरिटीज़ की लैंड में ज़मीन खरीदने से पहले बिल्डर की पेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें। अब लास्ट बात, सारा कुछ चेक कर लिया, मामला चला गया NCLT में, उसके बावजूद दुर्भाग्य की बात है अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो आप सजग रहें, इस कानून के बारे में डिटेल में पढ़ें, नेशनल लॉ कमीशन और सरकार की अन्य एजेंसियों तक ये अपनी त्रासदी पहुंचाएं, सब लोग मिलकर इसके अगेंस्ट में फ़ाइट करें। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, मोदी सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ इसके बारे में नोट कर रही है, विचार कर रही होगी, बट जब आप लोग भी घंटी बजाओगे, क्योंकि कानून बन गया तो ये नहीं कि वो बदलेगा नहीं, सब संविधान के अंदर सारे प्रोविज़न हैं, दोबारा से इसमें रिपीट, अगर एक बार होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर की लिस्ट में लाया जा सकता है तो फर्दर सुधार किया जा सकता है। और मेरी आप सबसे अपील है कि सब लोग ये सरकार से रिक्वेस्ट करें कि सबसे पहले ऐसे बिल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टियां अटैच करो, उनको जेल भेजो, जेल के अलावा कोई उपाय नहीं है, ये तो उनका धंधा बन गया है। प्रोजेक्ट लाओ,
चलाओ, पैसे इकट्ठे करो, भाग जाओ। अभी हमारे ट्राई सिटी में गुप्ता बिल्डर एंड प्रमोटर भी इसी कगार पे हैं। बहुत ही जल्दी जीबीपी ग्रुप भी एनसीएलटी में जाने वाला है और हज़ारों लाखों लोग हैं, डिफेंस के बड़े बड़े अफसर हैं जिन्होंने वहाँ प्रॉपर्टियाँ ली हैं। इट्स वेरी सैड। और ऐसे में पिसते हैं वो अच्छे बिल्डर जो सिंसियरली काम करना चाहते हैं, जो सिंसियरली काम कर रहे हैं। एक पूरी की पूरी समाज, पूरा का पूरा कुनबा जब बर्बाद होता है तो अच्छे बिल्डर, जैसे दिल्ली में अपने एनसीआर रीजन में आशियाना हाउसिंग है, यहाँ इस समय ट्राई सिटी में सराफ एसटीजे ग्रुप है। देयर आर मैनी गुड बिल्डर्स। आपका गेटवे सिटी करके एक प्रोजेक्ट आ रहा है लुधियाना रोड में, वेरी नाइस बिल्डर। तो इस टाइप के जो लोग हैं उनके लिए भी चैलेंज हो जाता है। तो इससे बेटर है कि हम जो गलत लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करें, टाइम से आइडेंटिफाई करें और प्रिकॉशन लें। अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अब वो सिर्फ वीडियो नहीं देखते, मेरे ख्याल से उसकी शेयरिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बहुत ही जेन्युइन से कमेंट्स डाल रहे हैं। मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इन कमेंट्स की रिप्लाई दूं। तो उन्हीं में से एक स्काई इज़ ब्लू करके हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पूछा है कि सर अगर मैंने फ्लैट हैंडओवर ले लिया है और मैं उसमें रह रहा हूँ लेकिन मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो क्या मुझे बिल्डर या एनसीएलटी के द्वारा डिसीज़न आने के बाद क्या मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि आपने क्लेम नहीं सबमिट किया। जब एनसीएलटी बैठता है, आईआरपी अपॉइंट होता है, तो सभी होम बायर से वो एक फॉर्म भरने को कहते हैं, फॉर्म 3C होता है। जो आपको ड्यूटी है कि आप अपना क्लेम अवश्य सबमिट करें। उसमें आप बताएं कि मैं आई एम ऑन पोजीशन, मेरे पास पोजीशन है पर मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई। क्योंकि ये जो आईआरपी होता है इसको अथॉरिटी होती है, ये एक तरह से कंपनी का डायरेक्टर है। इसको अथॉरिटी है कि ड्यूरिंग रिजोल्यूशन जब वो प्रोसेस चल रहा होता है 270 दिन का, तो वो एक बंदा अपॉइंट कर देता है जो आपके फ्लैटों की, आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियाँ भी करवाने की अथॉरिटी रखता है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मोहाली में सेक्टर 99 में आयरियो राइज नाम से एक प्रोजेक्ट था। वहाँ बहुत लोग थे जो फ्लैटों का पोजीशन ले चुके थे बट उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई थी और वहाँ आईआरपी ने उन लोगों की रजिस्ट्रियाँ करवाईं। तो ये प्रिकॉशन लेना बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह से एक दूसरा कमेंट है जो कि बड़ा रेलिवेंट है। हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं अनदर व्यू पॉइंट के, मिस्टर गर्वित सिंह, ही इज़ इन मर्चेंट नेवी। उनका सवाल है कि सर वेदर स्मार्ट सिटी बायर should opt for NCLT or approach consumer court? How can we get our money back because this project is not registered and the company is likely to go in NCLT? The project was made by Gupta Builders and Promoters. देखिए, सबसे पहले तो जब तक NCLT में नहीं जा रहा है तो डोंट एंटिसिपेट इट विल गो इन NCLT। कई बार एसेट्स इतने ज़्यादा होते हैं और प्रोमोटर्स की ऐसी क्षमता होती है, जैसे अभी सुपरटेक भी जजमेंट के अगेंस्ट में NCLT में अपील करेगा और वो अपील करके अगर उसकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर सकते हैं। बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं कि भैया सारा प्रोसेस करने के बाद भी तुमको 150-200 करोड़ से ऊपर नहीं मिलेगा तो आप आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लो ताकि मैं प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करूँ। ये 25,000-26,000 लोग जो जिनका त्राहिमाम होगा, तो इस तरह से आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल होता है। तो NCLT में जाना कोई सोल्यूशन नहीं है। पहले आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, चीटिंग की, 420 की, धोखाधड़ी की FIR दर्ज कराइए, बिल्डर को अरेस्ट कराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब पुलिस का डंडा चढ़ता है तभी हिंदुस्तान सुधरता है।